जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू बायो पाठशाला। बेटा आज हम इसमें कवर करेंगे एप्लीकेशन मेडिसिन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं इंसुलिन कैसे बनाया और जीन थेरेपी क्या होती है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो बेटा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना, उसने बहुत बड़ा इफेक्ट डाला है हेल्थ केयर पे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमने सेफ और इफ़ेक्टिव ड्रग्स बनाए हैं, कुछ हार्मोन्स भी बनाए हैं, सब कुछ हमने मतलब उसी की जीन को मतलब मैं बस समझाऊंगी कि जो चीज़ हमें चाहिए ना, ठीक है, उसी की जीन निकाल के जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, जो डिज़ायर कैरेक्टर हमें चाहिए, ठीक है, तो उसी की जीन निकाल के जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोड करती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में हम उसको क्लोन कराते हैं और फिर उसी का हम डिज़ायर प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। तो प्रेजेंट के टाइम पे 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अप्रूव हो चुकी हैं कि हम ह्यूमंस उन्हें यूज़ कर सकते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। लेकिन इंडिया में क्या है कि 12 उन 30 में से 12 अभी प्रेजेंटली मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन। ठीक, तो अब बेटा मुझे एक छोटी सी चीज़ बताओ तुम कि अगर हमें डायबिटीज़ है, ठीक है, तो डायबिटीज़ को किसी पर्सन को डायबिटीज़ है, मतलब इंसुलिन का अमाउंट कम ज़्यादा कुछ ऐसा है, ऐसा होगा कि हम उसमें अगर डायबिटिक पेशेंट को हम क्या करते हैं, इंसुलिन देते हैं हम इंजेक्शन्स के थ्रू। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि हम इंजेक्शन के थ्रू क्यों देते हैं इंसुलिन, हम ऑरली क्यों नहीं देते। ऑरली हम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इंसुलिन क्या एक प्रोटीन है। ठीक है, अगर प्रोटीन को मॉरली लेंगे तो वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम अब इंसुलिन तो चाहिए, अब उसको कैसे बनाएं, साइंटिस्ट के आगे बहुत बड़ा ये सवाल पैदा हुआ कि देखो, अगर हम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से बनाएंगे, मतलब ह्यूमन बीइंग के अलावा हम किसी और का इंसुलिन अगर हम लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी तो उसे एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करेगी, है ना, एज अ एंटीजन, क्योंकि वो हमारी बॉडी का नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हमारी बॉडी उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट ना करे। ठीक है, तो हम बहुत सोच रहे थे, फिर हमने सोचा कि भाई ऐसा हम क्या करें कि हम बैक्टीरिया में ग्रो कराएं। ठीक है, बैक्टीरिया में हम उसकी जीन डालें जो इंसुलिन के लिए कोड करें, हम बैक्टीरिया को का नंबर में बढ़ाएं। ठीक है, बैक्टीरिया की क्लोनिंग करें, अब जितना इंसुलिन चाहिए हम उतने बैक्टीरिया ग्रो करा के हम इंसुलिन दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कुछ नहीं होगा हमारी बॉडी में। अगर मान लो कि हम किसी और रिसोर्स से, किसी एनिमल से हम लेते हैं इंसुलिन, लेकर हम बनाते हैं, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो रेस्पॉन्स ट्रिगर कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम एक सोचते हैं, तो हम सोच लेते हैं कि भाई बैक्टीरिया के अंदर हम इंसुलिन को ग्रो करेंगे, जितना इंसुलिन चाहिए इतने बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और हम ले लेंगे। अब पहले के टाइम में कहाँ से लेते थे बेटा इंसुलिन, जो है वो हम लेते थे स्लॉटर कैटल या पिग से। ठीक है, कि मतलब कि उनको जो एनिमल हैं उनको डेड किया और उनके पैंक्रियास से हमने निकाल लिया। ठीक है, अब एनिमल सोर्स से अगर हम लेंगे तो पेशेंट को कुछ एलर्जी या फिर एज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, ये सब कुछ ना कुछ पॉसिबल है, कुछ ना कुछ इम्यून सिस्टम जो ट्रिगर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक बैक्टीरिया को में इकोलाई में वो कराया था, अभी आगे बताऊंगी। अब देखो इंसुलिन जो है बेटा, उसकी दो कैसे बना होता है कि दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड। ठीक है, ये सी पेप्टाइड क्या है, सी पेप्टाइड भी समझाऊंगी। देखो, जब मैच्योर इंसुलिन होता है तो उसके अंदर इंसुलिन एज अ प्रो हार्मोन, ठीक है, इस तरीके से सीक्रेट होता है, फिर वो आगे उसकी मैच्योरेशन होती है, तो मैच्योर के टाइम पे ये जो सी पेप्टाइड है वो रिमूव हो जाता है। और ये दोनों को ए और बी चेन अलग अलग है, इनको देखो एस एस दिख रहा है तुम्हें, एस एस एस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को हम सल्फाइड ब्रिज से हम इनको ज्वाइन कराते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या है
कि अब सबसे बड़ा सवाल क्या हुआ कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने कोलाई, हमें एशेरिचिया कोलाई, हमें बैक्टीरियम लिया और बैक्टीरियम के अंदर हमने ए पेप्टाइड की, जो ए पेप्टाइड के लिए कोड करती है वो जीन डाली, दूसरे कोलाई के अंदर जो बी के लिए कोड करती है हमने वो डाली, ठीक है। और हमने जितना हमें चाहिए अमाउंट इतना हमने बैक्टीरिया से ग्रो कराया, फिर हमने उनमें से हमने क्या किया, हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिए दोनों पेप्टाइड चेन्स, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब भाई हम इनको लिंक कैसे करें, ठीक है। तो लिंक कैसे किया था, डाइसल्फाइड ब्रिज से, ठीक है, सल्फर के बॉन्ड के थ्रू। अब तो सबसे पहले 1983 में एक एली लिली अमेरिकन कंपनी, वहाँ पे 2 साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रिपेयर किया था, ठीक है, चेन ए और चेन बी, ठीक है, इंसुलिन की अलग अलग बैक्टीरिया में, इकोलाई में, और इंसुलिन चेन बनाई और चेन ए और बी को अलग अलग से प्रोड्यूस करके उनको एक्सट्रैक्ट किया, फिर उनको कंबाइन कर दिया किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। उसको क्या बना लिया, ह्यूमन इंसुलिन। अब देखो एक बार एनसीईआरटी से रीड कर देती हूँ मैं इसको। देखो, मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ इज़ पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। अगर किसी को डायबिटीज़ है, अगर उसको हमें मैनेज करना है तो हम उसको रेगुलर टाइम इंटरवल पर हम उसको इंसुलिन देंगे। वट वुड अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ़ इम्यून इंसुलिन वाज नॉट अवेलेबल। तो डायबिटिक पेशेंट क्या करेगा जब ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल ही नहीं है। इफ़ यू डिस्कस, तुम डिस्कस करोगे तो तुम रियलाइज़ करोगे कि हम कहीं से उसको आइसोलेट करें इंसुलिन को और फ्रॉम द अदर एनिमल, ठीक है, दूसरे एनिमल। जो इंसुलिन जो हमने आइसोलेट किया है दूसरे एनिमल से, वो इतना ही इफेक्टिव होगा बेटा जितना ह्यूमन बॉडी में जो सीक्रेट था वो इफेक्टिव होता है, ठीक है। एंड विल इट नॉट एलिसिट, एलिसिट का मतलब होता है बेटा स्टार्ट करना, ठीक है। तो क्या वो कोई इम्यून रेस्पॉन्स नहीं ट्रिगर करेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब इमेजिन करो कि एक बैक्टीरिया अवेलेबल है, ठीक है, डेट कुल मेक, जो ह्यूमन इंसुलिन बना सकता है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाता है। यू कैन ईजिली ग्रो, अब तुम ईजिली ग्रो कर सकते हो लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया और जितना इंसुलिन चाहो तुम इतना बना सकते हो। उसके बाद देखो, इंसुलिन जो डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता है वो पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता था पैंक्रियाज से, किसके, स्लॉटर कैटल और पिग्स के। इंसुलिन जो दूसरे एनिमल सोर्सेज से आता है बेटा, उससे कुछ पेशेंट को कुछ एलर्जी या फिर और रिएक्शंस हो सकती थी, जैसे सम फॉरेन प्रोटीन हमारी बॉडी इसको ट्रीट करेगी क्योंकि वो हमारी बॉडी का नहीं है। इंसुलिन में क्या होता है, 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, चेन ए चेन बी, उनको लिंक किया जाता है टुगेदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। मैमल के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन जो सिंथेसाइज किया जाता है प्रो हार्मोन, ठीक है, जैसे कि प्रो एंजाइम, प्रो हार्मोन भी प्रोसेस्ड होता है जब उसे फुली मैच्योर होने से पहले, फंक्शनल हार्मोन बनने से पहले। तो जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसको हम सी पेप्टाइड बोलते हैं। जो सी पेप्टाइड है वो मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो वो मैच्योरेशन के टाइम पे रिमूव कर दिया जाता है। जो मेन चैलेंज जो था प्रोडक्शन का इंसुलिन में वो था कि आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक जो यूज़ की थी इंसुलिन के लिए, तब उनको असेंबल कैसे करें मैच्योर फॉर्म में। तो इन 1983 में क्या था कि एक एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने प्रिपेयर किया था 2 डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग टू ए और बी चेन्स और जो ह्यूमन इंसुलिन, उनको इंट्रोड्यूस किया प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई में, उनसे प्रोड्यूस कराया इंसुलिन चेन और चेन ए और चेन बी प्रोड्यूस किया गया सेपरेटली, एक्सट्रैक्ट किया, कंबाइन किया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, समझ आया। अब हम नेक्स्ट करते हैं जीन थेरेपी, ठीक है। तो जीन थेरेपी, अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि मान लो कि तुम्हें एक बहुत ही एक पुअर मैन मिला, ठीक है, भाई उसके पास कुछ नहीं है, ना खाने को, ठीक है, ना कपड़े पहनने को, भाई जो उसने पहने हुए हैं वही है, ना उसके पास रहने के लिए कोई जगह है, कुछ नहीं है। तो तुम क्या हेल्प करोगी उसकी, बताओ। देखो, कभी तुम पैसे दे दोगे या फिर तुम खाने के लिए दे दोगे, कपड़ा दे दोगे, लेकिन फिर भी उसको बार बार फ्रिक्वेंटली वो सारी चीज़ें चाहिए, तो तुम क्या करोगे, भाई उसको जॉब दिलवा दो, ठीक है, कुछ भी उसके लिए छोटा मोटा कोई शॉप खोल दो, तो मतलब वो परमानेंट सब कुछ अपना खुद ही देख ले। तो जीन थेरेपी में भी इसका मीनिंग मैं तुम्हें समझाऊंगी मैंने क्यों बताया। अब देखो, अगर कोई पर्सन है वो हेरिडिटी डिसीज़ लेकर
पैदा हुआ है, ठीक है। तो उसे कोई ऐसी करेक्टिव थेरेपी है मतलब जो इस बीमारी के लिए हम उसको दे सके, जो उसको ठीक कर सके। तो जीन थेरेपी एक ऐसा अटैम्प्ट है जिससे हम ये सब उसको ठीक कर सकते हैं। जीन थेरेपी क्या होता है, उसमें बहुत सारे मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं जो अलाउ करते हैं कि जीन डिफेक्ट, अब देखो जीन, ये हेरिडिटरी डिसीज़ कैसे होंगी, जीन डिफेक्ट मतलब कोई जीन डिलीट हो गई है या जीन कोई नॉन फंक्शनल है या मतलब कुछ भी कोई ना कोई इश्यू है जिसकी वजह से फंक्शन नहीं हो रहा है बॉडी में, ठीक है। तो जीन थेरेपी क्या करेगी कि उस जीन डिफेक्ट को हम डायग्नोज कर सकते हैं एक बच्चे में या फिर किसी एम्ब्रायो में। तो यहाँ पे जीन इंसर्ट की जाती है पर्सन के सेल में या फिर टिश्यू में उस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। जो जीन डिफेक्ट है, जिस जीन एब्सेंट है, डिलीट है, जो भी उसमें कुछ इशू है, तो वो ही जीन उस बेबी को या फिर पर्सन के सेल में टिश्यू में डिलीवर की जाएगी। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट, तो इसमें क्या क्या होता है कि डिलीवरी कराते हैं नॉर्मल जीन की टू द इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल क्यों बोला गया कि हमें डिसीज़ का बाद में पता चले जब वो 2-3 साल का हो जाए बेबी, या फिर एम्ब्रायो में कि हमें स्टार्टिंग में एमनियोसेंटेसिस से या फिर किसी न किसी टेस्ट से हमें पता चल जाए टू टेक ओवर द फंक्शन, ठीक है। तो जो वो फंक्शन नहीं हो पा रहा था जिस जीन की वजह से जो काम रुक गया था बॉडी के अंदर, उसको कंपनसेट करने के लिए, टू द कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी है वो दी गई थी 1990 में, ठीक है, एक 4 साल की लड़की को। तो उसके अंदर क्या था, एक जीन एब्सेंट थी जो कोड करती है, जो बनाती है ये वाली एंजाइम एडिनोसाइन डीएमिनेज, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया इसको, एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, ये एंजाइम का नाम है। तो ये एंजाइम जो होती है बेटा बहुत ज़रूरी होती है इम्यून सिस्टम के काम करने के लिए। अगर ये एंजाइम नहीं होगी तो इम्यून सिस्टम उसका टोटली ख़राब हो जाएगा। जो डिसऑर्डर है वो किसकी वजह से होता है कि ये जो कोड करती है एडिनोसाइन डीएमिनेज के लिए जीन, वो डिलीट हो जाती है, अब होती नहीं है उसके अंदर। ऐसा नहीं थी ये बाद में डिलीट हो गई, वो स्टार्टिंग से ही नहीं थी। तो कुछ चिल्ड्रन के अंदर एडीए डेफिशिएंसी, ठीक है, तो वो क्योर की जाती थी कि बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करा दें, ठीक है, और किस्म के एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दे दें। यहाँ पे फंक्शनल एडीए दिया जाता था पेशेंट को इंजेक्शंस के थ्रू। एक प्रॉब्लम ये थी इन दोनों अप्रोचेस के साथ ही कि ये कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं थे, क्योंकि हमें ये बार बार एक पीरियड के बाद हमें बार बार ये थेरेपी रिपीट करनी पड़ती। तो फर्स्ट स्टेप जीन थेरेपी का क्या है कि लिम्फोसाइट्स लिए हमने पेशेंट के ब्लड से, उनको ग्रो किया एक कल्चर में बाहर, बॉडी के बाहर, एक फंक्शनल एडीए और सीडीएनए दिया यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर, ठीक है। अब किसी ना किसी वेक्टर के थ्रू तो हम डालेंगे उसमें, इंट्रोड्यूस किया उन लिम्फोसाइट्स में, ठीक है, तो उनको वापस रिटर्न कर देते हैं पेशेंट को। हाउएवर यहाँ पे जो ये सेल्स हैं वो देखो इमोर्टल नहीं है, लिम्फोसाइट सेल जो इमोर्टल नहीं, क्यों इमोर्टल नहीं है बेटा, देखो अब पर्टिकुलर जैसे आरबीसी है उनका भी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होता है कि वो इतने टाइम तक रहेंगी, जैसे 120 डेज है, ऐसे ही लिम्फोसाइट्स का होता है। तो ये बार बार पेशेंट के साथ हमें रिपीट करना पड़ता है। द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिक इंजीनियर लिम्फोसाइट, तो बार बार ये हमें प्रोसेस लिम्फोसाइट पेशेंट के ब्लड से निकाला, फिर उसमें हमने एडीए सीडीएनए के थ्रू हमने डाला, फिर हमने वापस पेशेंट की बॉडी में उसको रिटर्न किया, फिर से निकाला, तो ये सब हमें करना पड़ता। हाउएवर इफ़ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स, ठीक है, तो अगर जीन हम मैरो सेल से निकालें, ठीक है, जो एडीए प्रोड्यूस करता है, उसको इंट्रोड्यूस कर दें एम्ब्रायनिक स्टेज पर, ठीक है, जब बेबी बन रहा है, ग्रो हो रहा है, तो ये वो क्या हो जाएगा, परमानेंट क्यों। तो ये क्या है कि हमने उस पर्सन को परमानेंट एक जॉब दिला दी, ठीक है बेटा। अब देखो है नेक्स्ट है मॉलिकुलर डायग्नोसिस। अब मेरी बात सुनो कि हमारी बॉडी जो है बेटा वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि हम उसमें पर्टिकुलर कहाँ पे डिफेक्ट हुआ है, किस जीन में क्या हुआ है, या फिर तो फिर हम उसको कैसे पता लगाएंगे, या फिर कोई डिसीज़ है कि उसके सिम्टम्स अभी शो नहीं हुए हैं लेकिन उसके जो एंटीजेंस हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो हमें डिसीज़ का तो कब पता चलता है कि जब सिम्टम शो होते हैं, लेकिन कभी कभी सिम्टम शो नहीं होते हैं लेकिन एंटीजन हमारी बॉडी में उसके होते हैं। तो ऐसे के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी ने कुछ चीज़ें निकाली जिनसे हम एंटीजन का या पर्टिकुलर उस चीज़ का हम PCR करके उसको हम नंबर में बढ़ा के हम अच्छे से उसको मतलब हम पता लगा सकते हैं कि भाई इसकी एंटीजन है हमारे उसमें। अब यहाँ पे ऐसे एलिजा है बेटा, एलिजा किसके लिए, एड्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड लेंगे,
ठीक है, ब्लड लिया, अगर उसमें उस पेशेंट को अगर एड्स होगा तो क्या होगा कि उसके अंदर एड्स के एंटीजन प्रेजेंट होंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं होंगे। तो हम उसको लैब में एक एक्सपेरिमेंट पूरा सेटअप होता है जहाँ पे हम पता लगाते हैं। तो वहाँ पे हम पर्सन के ब्लड को डालेंगे, फिर उससे ऊपर हम एक एलिजा फ्लूइड की तरह होता है, लिक्विड होता है, फिर हम उसको उसके ऊपर हम वो डालेंगे। तो उसमें क्या होगी, एलिजा में क्या होती है, एंटीबॉडीज़ होती हैं एड्स के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो अगर एंटीजन प्रेजेंट हैं तो वो एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएंगे। तो एलिजा किसके ऊपर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होगी तो हमें पता चल एड्स जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि इस बंदे को है। ठीक है, अब मान लो कि जो उसके बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट थे लेकिन वो एड्स के नहीं थे, तो एलिजा से वो कंफर्म हो जाएगा कि रिपोर्ट क्या है, नेगेटिव है। ऐसे ही देखो, अब इनसे आगे से थोड़ा सा करा दूँ। तुम्हें पता है कि इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जो डिसीज़ का, ठीक है, देने के लिए अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, और उसकी जो बीमारी है उसकी पैथोफिजियोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे है, किधर है, इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी कहाँ ढूंढोगे। ठीक है, तो यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, कन्वेंशनल मतलब जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि सीरम या यूरिन एनालिसिस करना। ठीक है, तो इनसे वो मतलब अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है कि हम पहले पता लगा पाएँ कि मतलब अभी सिम्टम्स शो नहीं हो रहे, लेकिन हम अगर अर्ली डिटेक्शन करना है तो उसके लिए क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे, मतलब एलिजा। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो इस पर्पस को सर्व करते हैं कि हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकें। पैथोजन है या नहीं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, नॉर्मली सस्पेक्ट किया जाता है, तो पहचान सकते हैं जब पैथोजन डिसीज सिम्टम्स प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो इस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है पैथोजन का, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है बॉडी के अंदर। हाउएवर जब लो कंसंट्रेशन होती है बैक्टीरिया की, वायरस की, एट अ टाइम जहाँ पे सिम्टम्स जो हैं डिसीज़ के वो विजिबल नहीं होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम कैसे कर सकते हैं कि उसको एम्पलीफिकेशन मतलब नंबर में इंक्रीज़ करें उसकी न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हम किसी बात कर रहे हैं, डीएनए की। ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज़ करके, पीसीआर यूज़ करके। कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट्स ऑफ डीएनए। तो पीसीआर क्या करता है कि बेसिकली बेटा उनकी क्लोनिंग करता है, नंबर में बढ़ा देता है। ठीक है, बिल्कुल जरा इतू सा अगर होगा तो उसको क्या करेगा, वो हम पीसीआर करेंगे बहुत सारा बना के उसको अमाउंट में बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, तो हमें पता चल जाएगा। पीसीआर अब नॉर्मली HIV को डिटेक्ट करने के लिए ज़रा जिनमें मिलता है कि बंदे को एड्स है, इट इज़ बीइंग यूज टू डिटेक्ट। ठीक है, तो अगर किसी जीन म्यूटेशन हमें दिख रही है, जैसे कैंसर पेशेंट में भी पीसीआर से ही हम पता लगाते हैं। तो एक पावरफुल टेक्निक है जिससे हम बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता लगा सकते हैं। तो एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए का वो टैग किया जाता है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से। इसको रेडियो एक्टिव मतलब प्रोब बना दिया, फिर उसको अलाउ किया जाता है कि वो हाइब्रिडाइज करे अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, हाँ, तो फिर उसको डिटेक्शन करेगा। और एक कौन सी टेक्निक है, ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें क्या देखो बेटा, बहुत मान लो कि अब देखो एक मेन चीज़ है कि ए बाइंड करता है, एडिनोसाइन करता है टी से, थायमीन से। ठीक है, और ग्वेनोसाइन बाइंड करता है साइटोसिन से। तो हमने क्या करा कि हमने ए और टी का मतलब ऐसे हमने एक स्ट्रैंड वहाँ पे कुछ है, ठीक है, जिनमें हमें लग रहा है कि पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे उसके जस्ट अपोजिट टी, ठीक है, सी हम उसको रेडियो एक्टिव बना देंगे। रेडियो एक्टिव बनाने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर उसी सीक्वेंस से जाके अपने अपोजिट वाले से जाके वो बाइंड हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी टेक्निक से होता है, ऑटो रेडियोग्राफी। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल बना देना मतलब टैग कर देना, उसको क्या है कि वो खुद ही जाके पहचान लेगा कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे कौन है, उसके साथ जाके वो बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी टेक्निक है, ऑटो रेडियोग्राफी। तो जो क्लोन है जो उसकी म्यूटेटेड जीन है, ठीक है, वो अपीयर नहीं होगी फोटोग्राफिक फिल्म में। तो ये ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक है, इसके बारे में पूरा होता है कि पूरा सेटअप होता है, फोटोग्राफी फिल्म होती है, जो मतलब वहाँ पे हमें प्रोसेस चल रहा है वो हमें एक स्क्रीन पे विजिबल होगा। ठीक है, तो क्यों नहीं अपीयर होगी, बिकॉज म्यूटेटेड जीन, अगर वहाँ पे क्लोन म्यूटेटेड जीन है तो वो फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज जो प्रोब है
उसके पास कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं होगी म्यूटेटेड जीन के साथ में। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसके जस्ट अपोजिट। तो एलिजा क्या है, मैंने एलिजा तुम्हें बता दिया कि वो बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे, ठीक है। इन्फेक्शन होता है पैथोजन से, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसका एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। एड्स का प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, बाय डिटेक्टिंग एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल और एथिकल इश्यूज। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें कि आप कहाँ से देख रहे हो। और जय श्री कृष्णा।